27 मार्च 1997 एविएशन हिस्ट्री का वो दिन जिसे आज भी मोस्ट डेडलीस्ट डे इन एविएशन हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। उस दिन ऐसा क्या हुआ जिसके कारण 583 इंसानों ने अपनी जान एक झटके में गंवा दी? क्या ये एक ह्यूमन एरर था जिसके कारण इतना भयानक हादसा हुआ, या इस हादसे के पीछे कोई और कारण छिपा हुआ है? और क्या इस हादसे को होने से रोका जा सकता था? कल टॉक की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। 27 मार्च 1977 KLM फ्लाइट 4805 एम्स्टर्डम हॉलैंड के स्किपोल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है अपनी डेस्टिनेशन ग्रैंड कैनरी आइलैंड के लिए। इस फ्लाइट में पायलट कैप्टन याकोब, फर्स्ट ऑफिसर क्लास, फ्लाइट इंजीनियर विलियम के साथ 14 क्रू मेंबर और 235 पैसेंजर साथ हैं। फ्लाइट के दौरान सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और एक रूटीन फ्लाइट की तरह ये जहाज अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। लैंडिंग से कुछ ही घंटों पहले पायलट्स को ग्रैंड कैनरी आइलैंड एयरपोर्ट पर बॉम्ब ब्लास्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है और सिक्योरिटी रीजंस के कारण उन्हें ग्रैंड कैनरी आइलैंड से कुछ ही दूर लोकेटेड लॉस रोडेओस आइलैंड पर लैंड करने के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता है। वहीं ग्रैंड कैनरी एयरपोर्ट पर बॉम्ब होने की वार्निंग के कारण ग्रैंड कैनरी आइलैंड को एयर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है और बाकी सभी प्लेन्स को भी लॉस रोडेओस आइलैंड की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। इस इमरजेंसी डाइवर्जन के कारण लॉस रोडेओस एयरपोर्ट बहुत ही जल्द डाइवर्टेड प्लेन्स से भर जाता है और जहाज़ों को मजबूरन टैक्सीवे पर ही पार्क करना पड़ता है। दोस्तों, टैक्सीवे जहां जहाज टेक ऑफ से पहले अपनी टर्न का वेट करते हैं बहुत ही जल्द यूजलेस हो जाता है। वहीं बाकी सभी डाइवर्टेड जहाज़ों के साथ वेट करने वाली एक फ्लाइट थी पैन एम 1736 जो लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क में एक स्टॉप कर ग्रैंड कैनरी आइलैंड जा रही थी। इस फ्लाइट में 380 पैसेंजर्स के साथ 13 क्रू मेंबर और कैप्टन विक्टर ग्रब, फर्स्ट ऑफिसर रॉबर्ट ब्रैग, फ्लाइट इंजीनियर जॉर्ज वॉन्स मौजूद थे। कुछ ही देर में ग्रैंड कैनरी एयरपोर्ट रीओपन कर दिया जाता है और लॉस रोडेओस में खड़े जहाज डिपार्चर की तैयारी करनी शुरू करते हैं। इसी दौरान KLM फ्लाइट भी डिपार्चर के लिए रेडी होना स्टार्ट करती है, बट KLM फ्लाइट के पैसेंजर्स अभी भी एयरपोर्ट में ही मौजूद थे। वहीं एयरपोर्ट पर KLM पैन एम के बिल्कुल सामने पार्क होने के कारण पैन एम फ्लाइट वेट करने के सिवाय कुछ नहीं कर पाती। KLM फ्लाइट रिफ्यूल हो और पैसेंजर्स को प्लेन में बिठा रनवे 12 पर टैक्सी करती है और रनवे के एंड में जाकर 180 डिग्रीज का टर्न कर टेक ऑफ की पोजीशन में आ जाती है। दोस्तों, इस प्रोसेस को बैक ट्रैकिंग भी कहा जाता है और ये एक कॉमन प्रोसीजर है उन एयरपोर्ट्स के लिए जहां टैक्सीवे अवेलेबल नहीं होता। यही मैं आपको बता दूं कि लॉस रोडेओस एयरपोर्ट कोई आम एयरपोर्ट नहीं है। ये एयरपोर्ट अटलांटिक ओशन के बीच में लोकेटेड है और इस एयरपोर्ट का एलिवेशन लगभग 2000 फीट है। अपनी इस यूनिक लोकेशन और एलिवेशन के कारण यहाँ डेंस क्लाउड्स का रनवे पर आ जाना एक आम बात है। लॉस रोडेओस आइलैंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल के प्लान के मुताबिक पैन एम 747 को KLM 747 को रनवे पर फॉलो करते हुए टैक्सीवे C3 या चार्ली 3 से एग्जिट कर पैरेलल टैक्सीवे पर टैक्सी करते हुए रनवे 30 की स्टार्ट पर पहुंचना था। बदकिस्मती से ये प्लान कभी रियलिटी नहीं बन पाया। पैन एम पायलट्स उन्हें दी हुई डायरेक्शंस के मुताबिक रनवे एंटर करते हैं और एग्जिट C3 की तरफ बढ़ते हैं। इसी दौरान हैवी फॉग के कारण विजिबिलिटी 500 मीटर से घटकर सिर्फ 100 मीटर ही रह जाती है। इसी के साथ साथ पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल के दिए हुए डायरेक्शंस को भी पूरी तरह नहीं समझ पाते। उन्हें चार्ली 1 से एग्जिट करना था या चार्ली 3 से। इसके ऊपर फॉग होने के कारण रनवे पर बने टैक्सीवे के एग्जिट्स भी पूरी तरह आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है और यहीं पैन एम पायलट से उनकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। पायलट्स एग्जिट C3 को मिस कर देते हैं। वहीं इस वक्त KLM फ्लाइट सेम रनवे पर थोड़ी ही दूर टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाती है। दिलचस्पी की बात है, लॉस रोडेओस पर ग्राउंड रेडार इंस्टॉल ना होने के कारण इस वक्त पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन सिर्फ पायलट्स की दी हुई इंफॉर्मेशन पर ही बेस कर रहे थे। KLM पायलट्स रनवे पर अपनी टेक ऑफ चेकलिस्ट कंप्लीट करते हैं और कैप्टन पावर फॉर टेक ऑफ अप्लाई करने का कमांड देते हैं। उसी वक्त फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन को याद दिलाते हैं कि उनके पास ATC की टेक ऑफ क्लियरेंस ही नहीं है। कैप्टन एयरक्राफ्ट को रोक ATC से क्लियरेंस मांगते हैं, जिसके जवाब में ATC कंट्रोलर टेक ऑफ की क्लियरेंस की जगह उन्हें टेक ऑफ के बाद की डायरेक्शंस जवाब में देता है, जिसके कारण पायलट्स और ATC में और कन्फ्यूजन बढ़ जाती है।
इसी वक्त ये कॉन्वर्सेशन पैन एम पायलट्स ने भी सुनी और सुनते ही एटीसी को अलर्ट करने के लिए मैसेज दिया कि वी आर स्टिल टैक्सिंग डाउन द रनवे। कम्युनिकेशन की सिचुएशन को और वर्स करने के लिए रेडियो कन्वर्सेशन बाकी खड़े एयरक्राफ्ट्स के कारण ब्लॉक हो रहा था। इसी दौरान एटीसी पैन एम पायलट्स को तुरंत रनवे खाली करने के लिए कहते हैं। ये मैसेज टेक ऑफ करने वाले केएलएम के इंजीनियर भी सुनते हैं और कैप्टन को वार्न करते हैं कि शायद आगे पैन एम जहाज रनवे के बीचों बीच खड़ा है। कोलिजन से कुछ ही सेकंड्स पहले पैन एम एयरक्राफ्ट के पायलट्स केएलएम एयरक्राफ्ट को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखते हैं, जिसे देखते ही पैन एम पायलट्स अपने एयरक्राफ्ट को जल्द से जल्द रनवे से हटाने के लिए एक शार्प लेफ्ट टर्न लेकर रनवे से एग्जिट करने की ट्राई करते हैं, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं केएलएम जहाज का राइट इंजन पैन एम जहाज के फ्रंट टॉप से टकराता है। लैंडिंग गियर सेंटर और लेफ्ट इंजन पैन एम प्लेन के बैक एंड को पूरी तरह से हिट करता है। इतना डैमेज होने के बाद भी केएलएम एयरक्राफ्ट कुछ सेकंड के लिए टेक ऑफ कर पाता है, बट बहुत जल्द जमीन पर आ गिरता है और लगभग 300 मीटर स्लाइड करने के बाद रुकता है। केएलएम एयरक्राफ्ट फ्यूल से फुली लोडेड था, जिसके कारण तुरंत पूरा प्लेन एक बड़ा आग का गोला बन जाता है। दोस्तों, ये एविएशन हिस्ट्री का आज तक का सबसे भयानक क्रैश साबित हुआ, जिसमें केएलएम प्लेन के 248 पैसेंजर्स और 14 क्रू मेंबर तुरंत मारे गए। 326 पैसेंजर 9 क्रू मेंबर पैन एम फ्लाइट से मारे गए, जिसका मेन रीज़न सिर्फ फ्यूल का इग्नाइट होना और एक्सप्लोड होना रहा। इस पूरे हादसे के अंत में सिर्फ 56 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स की ही जान बच पाई। इस हादसे में बचने वाले सभी लोग पैन एम प्लेन के पैसेंजर और क्रू मेंबर्स थे। इस इंसिडेंट के समय पर हैवी फॉग होने के कारण एटीसी टावर को सिर्फ 2 ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है। वहीं पार्क्ड प्लेन्स में से एक के एटीसी को बताने के बाद समझ आता है कि 2 प्लेन्स आपस में टकरा गए हैं। इतने बड़े हादसे के बाद जाहिर सी बात है कि इस एक्सीडेंट पर एक अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की गई। इस इन्वेस्टिगेशन में यूएस, स्पेन और नेदरलैंड्स की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स, केएलएम और पैन एम एयरलाइंस शामिल थी। बाकी सभी एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशंस की तरह इस इन्वेस्टिगेशन में भी एक चेन ऑफ इवेंट्स को अनलॉक किया गया। सबसे पहले लॉस रोडेओस एयरपोर्ट अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एयरप्लेन्स को कैटर कर रहा था, जिसके कारण एटीसी पर एक्स्ट्रा प्रेशर था और वहीं नॉर्मल प्रोसीजर्स को अवॉइड कर कई डिसीजंस भी लिए गए। एटीसी और केएलएम पायलट्स में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स थी, जिन्हें दोनों पायलट्स और एटीसी ने अनदेखा किया। इसके अलावा बाकी खड़े सभी प्लेन्स की रेडियो इंटरफेरेंस के कारण एटीसी और केएलएम पायलट्स पैन एम पायलट्स का वी आर नाउ ऑन रनवे मैसेज भी नहीं सुन पाए। इसके साथ साथ अगर पैन एम प्लेन टैक्सीवे आइडेंटिफाई कर रनवे एग्जिट कर लेता तो भी ये एक्सीडेंट अवॉइड किया जा सकता था। रिपोर्ट की फाइनल कंक्लूजन के मुताबिक इस क्रैश का सबसे मेन रीज़न केएलएम कैप्टन का टेक ऑफ की क्लियरेंस के बिना टेक ऑफ करना और फ्लाइट इंजीनियर की वार्निंग को अनदेखा करके भी टेक ऑफ के लिए प्रोसीड करना माना गया। इस हादसे के बाद एविएशन इंडस्ट्री में जो बदलाव लाए गए वो आज भी देखे जा सकते हैं। जैसे वर्ड टेक ऑफ का इस्तेमाल सिर्फ स्पेशल कंडीशंस में ही परमिट किया जाता है। इसकी बजाय पायलट्स रेडी फॉर डिपार्चर का इस्तेमाल करते हैं टेक ऑफ के लिए। इसके साथ साथ CRM, जिसे क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहा जाता है, उसे भी बहुत प्रमोट किया गया, जिसमें को पायलट्स को कैप्टन को चैलेंज करने और बेटर मल्टी क्रू ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। कल टॉक की इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।